नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई साहब, पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारे सामने। आपको पता है, तो पहला संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो शायद सबको पता होगा मेरे हिसाब से, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951 का। ठीक है, इसका जो संबंध है वो भूमि उन्मूलन से है। भूमि उन्मूलन का मतलब क्या है? देखो, समाज में दो वर्ग थे, एक जमींदार था और एक कृषक था। ठीक है, हमें प्राचीन हमारे जो हम आजादी से पहले, ठीक है, हमारे समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी। हमने देखा कि आपने शायद समझा होगा कि जो 1891 में, ठीक है, जमींदारी जो व्यवस्था शुरू हुई थी, उस समय जो जमीनें थी वो ज्यादातर अंग्रेजों ने जमींदारों को सौंप दी कि आप वहां से राजस्व इकट्ठा करोगे। और इसी क्रम में क्या होता था कि ये समय से कृषक जो होता था वो अकाल, ठीक है, और इन समस्या जो थी, अकाल हो गया या सूखा पड़ गया, सूखा, या फिर हम कह सकते हैं कि फसल चौपट हो गई कुछ भी किसी अन्य कारण से। तो भाई क्या होता था कि ये जो कारण है, फसल चौपट होना है, अकाल पड़ना, इनके लिए जमींदार इनको कुछ रिलैक्सेशन नहीं देते थे। या 100 रुपए डिसाइड किए हैं अंग्रेजों ने, ठीक है, कि जमींदार भाई साहब आप 100 रुपए हर महीने जाके लेके आओ कृषक को। भले ही आपके अकाल पड़ा हो या फसल चौपट हो गई हो, वो जमींदार 100 रुपए लेके जाएगा। और अब किसान के पास 100 रुपए है नहीं, तो किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? ये जमींदारी, इस जमींदार वर्ग में से कोई होंगे जो पैसा उधार देते होंगे, बिचौलिए, वो इनको पैसा उधार देंगे। तो यार, एक ट्रेप, एक साइकिल। एंड देखो, यहाँ पे आपको 100 रुपए डिसाइड किए थे, आप वो 100 रुपए दे नहीं पाए थे, 100 रुपए इन्होंने उधार दिए। ठीक है, तो ये उधार और इस पे ब्याज, अल्टीमेटली ये कृषक जो होता था वो खत्म हो जाता था, इसकी जिंदगी खत्म। और इसकी जिंदगी खत्म तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो जमीन बेचनी पड़ेगी, तो जो जमीन हो जाएगी, ये जमीन किधर चली जाएगी? जमींदार वर्ग के पास चली गई। इस तरह आजादी से पहले जमीन का जो संकेंद्रण है, या जमीन जो है, ज्यादातर 90, हम 99% कह सकते हैं, जो जमींदार है उनके पास जमीनें चली गई। ठीक है, और ये कृषक जो है ये भूमिहीन हो गया, भूमिहीन वर्ग हो गया। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो कृषक हैं, अगर कोई लिजेंड होगा ना, वो ये कहेगा कृषक बराबर भूमिहीन वर्ग। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पीएम साहब ने पहले संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है, क्या किया? इन कृषकों को जमीनें देनी शुरू की। तो जमीनी उन्मूलन, इसका मतलब जमींदार से जमीन छीन कर हमने क्या किया? कृषक को जमीनों का वापिस वितरण किया। और यही हमारे राज्य का सिद्धांत है, समतामूलक समाज की स्थापना करना। तो इस दृष्टिकोण के साथ हमने जमीनें क्या कर दी? वापिस किसानों को सौंपना शुरू कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार ये शुरुआत होती है पहली बार कि यार, जो जमीन है, ठीक है, जो जमीन है वो एक मूल अधिकार है कि नहीं है? जमीन एक मूल अधिकार है कि नहीं है? आपको अनुच्छेद 31 पता होगा, लेकिन अब नहीं है। उस समय तो हमने मूल अधिकार के रूप में जोड़ा था अनुच्छेद 31 को। ठीक है, इसको बाद में मूल अधिकार से हमने वैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया। अब ये क्या है? अब ये लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। अनुच्छेद 31, आपको शायद पता होगा कि अब 300A जो है उसमें ये इसको रखा गया, 31 से हटा के। तो इस तरह ये चीजें चेंजेस हुए थे। तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी, हम बात करना चाह रहे थे
फंडामेंटल स्ट्रक्चर की, यानी आधारभूत ढांचे की। तो आधारभूत ढांचे की मैं उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो 1950 से ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी। यानी पहली बार 1950 में ये बात चर्चा का विषय बना कि भाई साहब, हमारे शासन व्यवस्था जो है, सरकार जो है, या हम राज्य कहते हैं, राज्य में तीन तंत्र है मुख्य रूप से, हम जिसको कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम विधायिका और कार्यपालिका उसको एक मान लें, तो यही तो मिलकर संसद बनती है। ठीक है। और एक तरफ है न्यायपालिका, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आपको शायद पता हो, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं पॉलिटी के बारे में, तो मैं मुझे लगता है कि मैं जितना बता रहा हूँ उसको भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो बहुत सारा आपका जो चीजें डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और जिसने पढ़ा है उसको तो गजब समझ में आता होगा, लेकिन इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती होगी ना, उसको मजा आता होगा। और बात समझिए, न्यायपालिका जो है भारत में एक स्वतंत्र बॉडी है, यानी राज्यों की अलग से न्यायपालिका नहीं है, एक ही न्यायपालिका तंत्र है। इसका मुख्य काम क्या है कि जो हमारा संविधान है उसको प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, सरकारें जो होती है वो क्या करती है, हमेशा, ये हमेशा से बना रहा है, वो क्या करती है, इस संसद जो है या सरकार जिसको हम कहें, वो सरकार इसको कह सकते हैं हम, मतलब कुछ अपवादों के साथ इसको सरकार भी कह सकते हैं अपन संसद को। ठीक है। तो संसद ने क्या करना शुरू किया, एक समय आएगा हम जिसमें बात करेंगे 1966 और 67। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, और इंदिरा गांधी की सरकार के साथ ही संसद या सरकार जो है वो मजबूत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संसद जब मजबूत होगी, तो संसद जब मजबूत होगी तो क्या करेगी, संविधान को तोड़ने की कोशिश करती है, या संविधान को क्या करते हैं, स्पॉइल या खत्म करने की कोशिश होती है। उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारी न्यायपालिका करती है। ये बात, ये जो चीजें हैं, बेस हमारे जो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम नींव भरने का काम कर रहे हैं। इस तरह हम समझ रहे हैं कि इस प्रकार सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब बैकड्रॉप लाते हैं या खुद को मजबूत करती है। सरकार कब खुद को मजबूत करती है, कैसे करती है, तो कोई कानून बना दिया, और जो कानून बना दिया वो इस संविधान की सीमा से बाहर का कानून है, तो सरकार तो मजबूत हो जाएगी ना। सरकार क्या हो जाएगी यहाँ पे, सरकार हमेशा मजबूत होगी। सरकार जब जब मजबूत होगी तब तक सब, आप ध्यान से देखना, तो कहीं न कहीं, ये हमेशा नहीं होता, मैं हमेशा नहीं कर रहा, अब बात तो होती है, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, वो संविधान जो है उसका कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, अबोलिशन करते हैं, या उसको खतरे में डालते हैं। ये काम कौन करता है, संसद करती है। और इसी को प्रोटेक्ट करने का काम कर, संसद संविधान को है वो जुडिशरी का है। अब ये आपको बात समझ में आ रही है। अब अपन जो लेके चल रहे थे जिस बात को, जिस मुद्दे को, वो था जमीन। हम जमीन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ, सबसे पहले कि हमारे जो पहला केस आया था, ठीक है, हमारे सामने एक एक गोपालन वाद था, 1950 का यह केस था। और फिर आया था शंकरी प्रसाद केस 1951 का, फिर सज्जन सिंह केस 1965 का। ये तीनों केस जो हैं एक क्रम में हैं, और इन तीनों केस का जो कंक्लूजन है, ठीक है, वो क्या है, इसका कंक्लूजन ये है बेटा, इसका कंक्लूजन ये है कि जो अनुच्छेद 368 है, ठीक है, अनुच्छेद जो 368 है के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो मूल अधिकारों की सहित संविधान किसी भाग को संशोधित कर सकता है। मुझे बताओ कि जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया था, 1951 में आया था ना, 1951 में आया था। और हमने नया नया हमारा संविधान बनाया है 1947 में। तो बेटा 1947 में हमारा संविधान बना है, और हम 1951 में ऐसी बात कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 368 है वो संसद को शक्ति दे रहा है कि वो संविधान के किसी भी भाग में, यानी मूल अधिकार को मिलाकर किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तोड़ मरोड़ सकती है। इन तीनों जजमेंट, जो केस है उसमें, ये किसका जजमेंट है, ये कोर्ट का जजमेंट है। जो भी वाद होते हैं ना बेटा, शंकरी प्रसाद हो गया, या गोपालन वाद हो गया, या सज्जन सिंह वाद हो गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है।
इन केस में डिसीजन क्या आ रहा है कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग को तोड़ मरोड़ सकती है अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 368 क्या है? आप सभी को पता होगा, संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन के माध्यम से पूरे संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। ये इन तीनों केस का कंक्लूजन है। तो यहाँ पे हुआ क्या था अल्टीमेटली? आप थोड़ी सी पीछे जाके इसकी पृष्ठभूमि समझिए कि यार 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है, और 1951 में ऐसी बातें की जा रही है, 1950, 51 और 65 तक ऐसी बातें की जा रही है। तो हम अभी तक नए नए हैं, हमें अभी तक वो लिटरेसी नहीं है, ठीक है, वो ज्ञान नहीं है कि हम इसको चैलेंज कर पाए, या इतनी समझ नहीं है अभी। लोगों ने चैलेंज नहीं किया होगा, ठीक है, और सरकार ने अपनी मनमानी कर ली, और जमीन का जो उन्मूलन था वो भी हो गया हमारे सामने, ठीक है। आसानी हुई उसमें कुल मिला के। और ये नेहरू वाली सरकार का एरा जो था, और आपको शायद पता होगा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। ये देखो, 1967 और 1966 में सरकार बनती है, इंदिरा गांधी की सरकार, पहली बार इंदिरा गांधी। और सबसे हम आयरन लेडी बोलते हैं इंदिरा गांधी को। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत जो एक पीएम के रूप में उभरी, या तो वो इंदिरा गांधी थी, और या आज के पीएम साहब हैं, ठीक है। तो हमारे देश के दो अभी तक जो है, हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, इंदिरा गांधी है आयरन लेडी, और एक जो हमारा वर्तमान पीएम साहब है। हम बात समझ में आ रहे हैं यहाँ पे कि 1967 में इस निर्णय को चेंज कर दिया, पहली बार इस निर्णय को पलटा गया। और इस निर्णय को पलट कर क्या बोला गया कि अनुच्छेद 368 ने संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है। किसमें नहीं की है? मूल अधिकारों में नहीं की है। यानी गोलकनाथ जो केस है 1967 का मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो 1967 में केस आया था गोलकनाथ, ठीक है, इसने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? अभी तक जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बनाया है उसके बारे में वापस एक थीम बना लेते हैं, ठीक है, आपको शायद आसानी होगी मेरे हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ कि तीन केस आ रहे हैं, 1950, 1951 और 1965। ये तीनों केस जो हैं, ये तीनों केस ये कह रहे हैं कि संसद जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। एक बात बेटा ध्यान रखना, जब जब सरकारें मजबूत हुई है ना, जब जब सरकारें मजबूत हुई है, तो सरकार जब जब मजबूत होती है तब तानाशाही सरकार की प्रवृत्ति हमारे सामने देखने को मिलती है। और उस समय क्या होता है कि न्यायपालिका कमजोर हो जाती है, तो संविधान पर जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो हमारे सामने ये 1950, 1951, 1965 में कुछ ऐसे ही देखा जा रहा है कि यार हम अभी आजाद हुए तो सरकार अभी मजबूत है, तो सरकार जब जब मजबूत होगी संसद भी मजबूत कहलाएगी। और संसद जब मजबूत कहला रही है तो वो अनुच्छेद 368 में खुद को इतना एम्पावर कर रही है कि हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि 1967, ये जो काल था ना, 1965 से 66, इसमें क्या हुआ कि यार कोर्ट जो है वो मजबूत हुई है, सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया डिसीजन दिया 1967 में कि भाई साहब, आप 368 के तहत क्या नहीं कर सकते, फंडामेंटल जो राइट है उसमें आप बिल्कुल संशोधन नहीं कर सकते, यहाँ बिल्कुल मना कर दिया है। ध्यान रखना, 1967 का जो केस है, गोलकनाथ केस है, उसमें बिल्कुल मना किया गया है कि मूल अधिकार में बिल्कुल संशोधन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब, मुझे बताओ कि अभी भी इंदिरा गांधी नई नई सत्ता में आई है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे रही है। मैंने आपको बताया था कि दो दो प्रतिद्वंदी हैं, एक तो संसद है और एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो जब जब सरकारें कमजोर हुई है उस समय कोर्ट मजबूत हुई है, और जब जब कोर्ट कमजोर हुई है
या कोर्ट मजबूत हुई है, हम कह सकते हैं, या कोर्ट कमजोर हुई है, तब सरकारें मजबूत हुई है। बात समझ में आ रही है? तो अभी जैसे हम मोदी जी की बात कर लें तो संसद मजबूत होगी, कोर्ट, संसद मजबूत होगी क्योंकि सरकार मजबूत है। संसद जब मजबूत होगी क्योंकि बहुमत है, तो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसको कोर्ट मौन रूप से स्वीकार कर रहा है, हाँ भाई साहब हमें एक्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? ये व्यवहारिक बात तो यही है। एक्चुअल में आपको समझना है ना, तो व्यवहार में समझिए चीजों को। अब देखिए, सरकार मजबूत हुई इंदिरा गांधी सरकार के आने में, इंदिरा गांधी के सरकार में आने के बाद में। और 1971 में 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया कि जो हमारे अनुच्छेद 13 है, यहाँ पे अनुच्छेद 13 है, और अनुच्छेद 13 जो है उसकी बात की गई। अनुच्छेद 13 की बात की गई कि अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन जो है वो शामिल नहीं है। यानी ये देखो, अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे बात क्या हो रही है अल्टीमेटली, कि जो 1900 हमने यहाँ बात की थी, 1951, 65 और, सॉरी, वेट करिए, हमारे सामने बात थी 1950, 51 और 65 की। इसमें क्या क्या कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। फिर 1967 में सरकारें कुछ कमजोर हुई थी, तो हमने बिल्कुल मना कर दिया कि आप मूल अधिकारों में अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो रही है बात, कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। 1950, 51 और 65 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि अनुच्छेद 368 के तहत आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। ये 67 का जजमेंट है, गोलकनाथ केस के नाम से जाना जाता है। अब मैं कह रहा हूँ इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी आ गई सामने हमारे, और फिर 1971 में अब ये संसद ने संविधान संशोधन किया है। देखो, संसद ने संविधान संशोधन किया 24वां 1971 का, और इन्होंने ये कहा कि हम जो 368 का संशोधन करेंगे ना, वो अनुच्छेद 13 की जो परिभाषा है, विधि की परिभाषा है, ठीक है, उसमें शामिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा दी हुई है, उसमें हमने अनुच्छेद 368 को हम उसमें शामिल नहीं करते, नहीं मानते, ऐसा कह रही है संसद, सरकार। और बताऊं बात आपको इम्पोर्टेंट, तो बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 1971 है, इसमें दो अनुच्छेदों के बीच में लड़ाई हो रही है। एक अनुच्छेद 13 है और एक अनुच्छेद 368 है। यहाँ पे जो विधि की परिभाषा दी गई है, विधि की परिभाषा, और विधि की परिभाषा देने का मतलब ये है कि अनुच्छेद जो 13 है वो कहीं न कहीं मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कि भाई साहब अगर आप इस विधि की परिभाषा में आ रहे हो, एमबीटी में आ रहे हो, तो आप संशोधन नहीं कर सकते मूल अधिकारों में। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम इस 13 की परिभाषा में नहीं आते, और एक 368 एक इसमें जोड़ के लिख दिया गया प्रॉपर कि हम विधि की परिभाषा में नहीं आते, और इधर भी अनुच्छेद 13 4 लिख दिया कि हम विधि की परिभाषा में नहीं आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये लड़ाई है अनुच्छेद 13 और 368 की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से सरकार ने खुद को मूल अधिकार को तोड़ने और मरोड़ने का पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया। बात समझ में आई आपको? अब आप वापिस समझिए कि जो 25वां संविधान संशोधन है, ये 24 में क्या हो रहा है, सरकार मजबूत हो गई है। यहाँ पे 65 66 में, जो 67 में गोलकनाथ के वाद आया था, उसमें कोर्ट मजबूत थी। फिर 71 में उसका जवाब दिया, गोलकनाथ का जवाब सरकार ने दिया, मुंह तोड़ दिया जवाब एकदम प्रॉपर। और ये जो 24वां संविधान संशोधन है, वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368, ध्यान रखना। और पहले वाली जो बात हो रही है वो पूरी बात 368 पे ही बेस्ड है। पास में मेरी, हम पूरी जितनी बात करें वो संविधान संशोधन की कर रहे हैं, और संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। अब 25वां संविधान संशोधन करती है सरकार, ठीक है, 1972 में, ठीक है, ये अधिनियम तो 71 का है, लेकिन ये 72 में हम मान सकते हैं, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं,
हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है, आपको पता होगा डीपीएसपी जो है 39 बी और सी। कौन से डीपीएसपी? जो 39 बी और सी हैं, इन 39 बी और सी में हमने क्या किया, इस 39 बी और सी को जो है मूल अधिकारों पर हमने प्राथमिकता दे दी। यानी 14, 19 और 31 जो है, हम जब जब इन 39 बी और सी को लागू करना चाहेंगे, सरकार ने ये स्पष्ट कहा कि हम इस 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ रहे हैं। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से ये बात जोड़ रहे हैं कि हम जब जब 39 बी और सी को लागू करना चाहेंगे, तो आप इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकोगे कि आपके 14 और 19 और 31 जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है, नहीं किया जा सकता। और आपको हैरानी होगी बात को जानकर कि कोर्ट ने दोनों बातों को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए किया इसलिए किया क्योंकि भाई साहब इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी इस समय तो वो जेपी आंदोलन आपने सुना होगा, लोगों को ठूस ठूस के भर रही थी जेल में, और जो बोलता था उसका मुंह बंद कर दिया था। राजद्रोह कानून आपको पता होगा, सब लगते थे इस पे। तो मुझे बात समझ में आ रही है कि 39 बी और सी को लागू कर रहे हैं हम, वो नीति नीति तत्व हैं और मूल अधिकार जो है, ठीक है, उन पे हमने उसको प्राथमिकता दे दी है। और मूल अधिकार कौन से? 14, 19 और 31। तो ये हद हो गई, ये हद हो गई। अब कोर्ट ने कहा भाई साहब हद हो गई, आपने तो हद कर दी। तो इसको सरकार को ठिकाने लगाने के लिए कोर्ट ने पहली बार एक केस आया था, केशवानंद भारती। इस केशवानंद भारती में देखो, केशवानंद भारती बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि यार जमीन जो उन्मूलन था उन्होंने 1951 में लागू कर दिया था। और केरल सरकार जो है वो 1900। अब देखो, थोड़ी सी बात और बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो केशवानंद भारती है 1973 में केस क्यों आ रहा है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि केशवानंद भारती 1973 में केस आ रहा है, और इसमें सरकार हमारी जो कोर्ट है वो मूल ढांचे की अवधारणा दे रही है। और इसलिए दे रही है क्योंकि इतनी लड़ाई हो रही है पीछे, इस लड़ाई को एकदम बिल्कुल शांत करने के लिए ये जजमेंट दिया जा रहा है। ये जजमेंट क्या है वो हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा इंट्रो देख लेंगे तो हमें और बातें स्पष्ट हो जाएगी। जो केशवानंद भारती साहब हैं, देखो, हमने बात की थी कि जो जमीन उन्मूलन था, जमींदारी उन्मूलन, वो कानून 1951 में केंद्र सरकार ने बनाया था। उसी को राज्य सरकार ने, जो केरल की राज्य सरकार है, उसने 1963 में लागू किया। और ये जो लोग थे, ये केशवानंद थे, वो मठाधीश थे, और इनके मठ की जो जमीन थी उसको सरकार ने हथिया लिया, सरकार ने ले लिया। तो इन्होंने अनुच्छेद 25, 26 और 31 के आधार पर एक सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया कि भाई साहब हमारे मूल अधिकार खत्म हो रहे हैं, छीनने जा रहे हैं। तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ने, देखा बढ़िया मौका पैसा कि सरकार को काउंटर तो करना ही था। जो सरकार है वो 1971 में आपको पता है कि 24वें और 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से खुद को इतना मजबूत कर चुकी है कि अब सुप्रीम कोर्ट का टाइम आता है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। तो केशवानंद भारती ऐसा केस था 1973 का। यार मैं बताऊं आपको, उस समय केशवानंद नहीं होते, कोई दूसरा करता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी बात करती। केशवानंद का किस्मत थी, केशवानंद पहुंच गए। केशवानंद की जो बेंच है ना, आज तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजेस उस बेंच में बैठे थे डिसीजन के लिए, तो सबसे बड़ी बेंच है आज तक की, ये भी ध्यान रखना। तो ये केस क्यों हुआ था? कि केरल सरकार जो है 1963 में एक एक्ट बना के इन लोगों के अधिकार छीन रही थी और इन लोगों की जमीन छीन रही थी, इसलिए ये इन्होंने वाद दायर किया अनुच्छेद 25, 26 और 31 के अंडर में। अब बात समझ में आती है, केशवानंद भारती के बारे में बात करनी। अब हम सब कुछ बैकग्राउंड बना चुके हैं, अब हम केशवानंद भारती की बात करेंगे खाली। तो केशवानंद भारती में जो 24वां संविधान संशोधन था, उसको सर मैंने बोला था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ओके कह दिया कि हाँ ठीक है, हम 24वें संविधान संशोधन को मानते हैं, ठीक है। और 25वें संविधान संशोधन और 29वें संविधान संशोधन को भी मान लिया गया। बात समझ में आ रही है? 24, 25 और 29, इन तीनों संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। सरकार ने जो अधिनियम बनाए थे ना, उसको ओके कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हमारी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ना, क्या, न्यायिक समीक्षा, यानी आप कुछ गलत करोगे ना तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उसकी शक्ति हमारी कम नहीं होती। आप उसको हमें मतलब छीन नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना आप।
तो सरकार ने ठीक है, ये बस चेंजेस हुआ था, बाकी सारी बातें हूबहू मान ली गई। और इसी वाद के माध्यम से पहली बार जो मूलभूत ढांचे की अवधारणा है हमारे सामने, मूलभूत ढांचे की अवधारणा वो हमारे सामने आती है। इस वाद के माध्यम से ही मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा है उसका विकास हुआ है। बात समझ आ रही है? और इसी वाद ने 1967 का जो निर्णय था ना, उसको भी पलट दिया है। और इसको कैसे पलटा है? कैसे पलटा है? ऐसे पलटा है कि 1967 वाले ने क्या कहा था कि संसद तो बिल्कुल संशोधन कर ही नहीं सकती फंडामेंटल राइट में, लेकिन केशवानंद भारती ने क्या कहा कि आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो मूल अधिकार में। केशवानंद भारती जो है वो ये कह रहा है कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हो, जबकि जो गोलकनाथ कह रहा था वो कह रहा था नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह गोलकनाथ के केस को हमने पलट दिया। लेकिन यहाँ पे भी देखो केप लग गई है। यहाँ पे केप क्या लगी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हो मूल अधिकार में, लेकिन हमारा जो मूलभूत ढांचा है ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए। मूलभूत ढांचा खत्म नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना सरकार है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, प्रॉपर बोला है कि मूलभूत ढांचा आप हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। सरकार ने पूछा, भाई साहब मूल अधिकार का ढांचा क्या है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम डिसाइड करेंगे समय के साथ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मूलभूत ढांचा आज हमारे अ, सुप्रीम कोर्ट की ढाल है, ढाल के रूप में काम करता है। और सरकार को समय समय पर बताता रहता है कि ये मूलभूत ढांचा है, इसके साथ छेड़खानी मत करो। बस हमारी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें एक बात समझ में आती है कि जो 1973 का केशवानंद भारती केस है, उसका मुख्य डिसीजन क्या है? एक तो जो 1967 का गोलकनाथ का जो केस था ना, गोलकनाथ, जिसमें ये कहा गया था कि संसद बिल्कुल फंडामेंटल राइट को छू भी नहीं सकती, लेकिन 1973 का जो केस है उसने क्या कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड किए जा सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये बात हुई थी। एक बात ये हुई थी। और दूसरी बात क्या हुई थी कि अमेंडमेंट तो आप कर देना, लेकिन एक मूलभूत ढांचे का ध्यान रखना आप। मूलभूत ढांचे की अवधारणा, और मूलभूत ढांचा जो है ना, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। परिभाषा नहीं है। ये क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो समय समय पर निर्णय निर्धारित करेगी इसको। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हुई थी अल्टीमेटली। तो अब जो है मूलभूत ढांचे में क्या क्या शामिल है थोड़ा सा देख सकते हैं अपन, अगर आप चाहो तो। ये जो मूल अधिकार मूल ढांचा है हमारा, उसमें जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता, तो ये बहुत बड़ी परिभाषा है। नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण और संविधान की सर्वोच्चता। ये शब्द छोटे हैं, लेकिन इसकी जो अर्थ है ना वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। संसद को पूरी तरह से काउंटर किया। इससे क्या होता है कि कोर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा एम्पावर होती है, शक्ति मिलती है कोर्ट को। गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की विशक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार इसमें डाल दिया। इसका मतलब इसको सरकार छेड़खानी नहीं कर सकती इसके साथ में। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन। दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।